गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स फर्स्ट के टर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, वेंसडे आ जाए, लेकिन फिर भी आपको हम फिजिक्स सेकंड पेपर का टॉपिक दे रहे हैं, उसका वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स सेकंड थोड़ा सिलेबस रह गया था और फर्स्ट पेपर का सिलेबस ओके हो चुका है कंप्लीट हाफ ईयरली एग्जाम तक। तो आपको हम बता देंगे कि इसमें सेकंड मंथली इस मंथली एग्ज़ाम तक कहाँ तक आएगा, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात है कि इसमें डेट पड़ी हुई है 15/9/2020। आप ये 15 मत देखिएगा, क्योंकि हमने डेट 15 में कोई वर्क सेंड नहीं किया था, तो वो वर्क हम आज सेंड किए दे रहे हैं, तो डेट आप लोग मेंशन कर लेंगे। वैसे पीडीएफ में डेट मेंशन कर दी हमने, ठीक है। आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना असंभव है। ऊष्मा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी से है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी सी? ये एक इसका एक कथन है, स्टेटमेंट इसका है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने 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 हिसाब से उनकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे केल्विन प्लैंक की एक डेफिनेशन थी, इन्होंने कहा था किसी भी युक्ति द्वारा संपूर्ण आंतरिक ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता है। एक तो केल्विन प्लैंक के अनुसार ये है, किसी भी युक्ति यानी कोई भी सिस्टम में कोई भी कुछ बनाए ऐसा भी, वो ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, ऐसे कर सकते कि संपूर्ण आंतरिक ऊष्मा को वर्क में चेंज कर दे। कुछ ना कुछ तो ऊर्जा निकल जाएगी, व्यस्त व्यय हो जाएगी उसमें। और इसमें इसी के अनुसार ये इनका कथन है, क्लैसियस का कथन। ये भी कहा गया इन्होंने, किसी भी चक्रीय प्रक्रिया में यह संभव नहीं है कि बाह्य कार्य के बिना ऊष्मा का प्रभाव ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हो, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर होना असंभव है, ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह ठंडी से गर्म की ओर होना असंभव है, ये इन्होंने कहा था क्लैसियस ने। ये दोनों कथन काफ़ी महत्वपूर्ण से इनके हैं, केल्विन प्लैंक और क्लैसियस कथन है। पूछा जाता है कि सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट अबाउट प्लैंक कांस्टेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अबाउट थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ, कि थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ के में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है या क्लैसियस का कथन क्या है, उसको स्पष्ट करके बताए हैं, ठीक है। जो क्लैसियस का कथन है वो कायदे से रेफ्रिजरेटर के लिए है। ये कथन प्रशीतित्र मीन्स रेफ्रिजरेटर, जो अपने घर में फ्रिज होता है उसकी बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की कार्यविधि पर आधारित है। जो प्रशीतित्र विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मा इंजन होता है। वैसे तो ऊष्मा इंजन हमको ऊष्मा देता है, लेकिन ये हमको ठंडी देता है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने आपको होमवर्क दे रखा है कि ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन, ये दोनों आपके बुक में पूरे मिल जाएंगे। स्टेटमेंट सब सही रहते ही, क्योंकि वो पूरा हमको देना पड़ेगा। हम नोट्स बना तो उसे आप लोग बना लेंगे, बेटर रहेगा। ये दोनों ही होमवर्क में, इसको कल सभी लोग करेंगे और एक कॉपी चेक कराने के लिए बाद में स्कूल में आएंगे, ठीक है। अच्छा, ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या, एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एक चक्र में इंजन द्वारा परिवेश पर किए गए कार्य W तथा ऊष्मा निवेश Q1 के अनुपात को इंजन की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा है यह, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था दृढ़ता गुणांक को भी ईटा से शो करते हैं, यहाँ दक्षता को ईटा से शो करते हैं। तो हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू W/Q1, ठीक है। यदि इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा, 100 से गुणा करते हैं, वरना कोई बात नहीं है। ये तो आप लोग कर ही लेंगे इतना सा। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के हम बात करें थोड़ी सी उससे से दक्षता के लिए। चक्रीय प्रक्रिया में जो उसकी आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है, इसलिए W बराबर डेल्टा Q और डेल्टा Q बराबर Q1 - Q2। चूँकि प्रथम जो नियम था W इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा U था, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक, उसमें U की वैल्यू 0 हो गई तो बचा कि डेल्टा Q। तो मैं W की वैल्यू Q1 - Q2 ये फाइंड कर ली यहाँ से, ठीक है। ये आ गई, हमने इस फार्मूले में उसको पुट कर दिया, तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी 1 - Q2/Q1। सारी वैल्यू ओके कर दें, पुट कर दें, यहाँ पर फाइनल कर लेंगे। अच्छा, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम जब भी कभी दक्षता निकालते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तो ईटा बराबर होता है 1 - T2/T1, ठीक है। हमने एक न्यूमेरिकल भी दे रखा आपको इसी जगह पर है, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये।
ये कुछ मेरे मन में आ रहा था, तुमको ऐसा क्वेश्चन देखा, शायद अभी बुक में कहीं मिल जाएगा, मुझे ध्यान था इसलिए बात हमने कर ली थी। एक आदर्श इंजन की दक्षता 1/6 है, ठीक है। जब सिंक का ताप 62 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दिया जाता है तो दक्षता 2 गुनी हो जाती है। स्रोत का ताप ज्ञात कीजिए। गिवन है ईटा इज इक्वल टू 1/6, ये दिया गया है। अब मान लिया स्रोत का ताप T1 बराबर कैपिटल T है। अच्छा, इंजन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें स्रोत और सिंक होता है। स्रोत जहाँ से टेम्परेचर देते हैं, सिंक माने जो आउटलेट के बाद में आप पास उसको पहुँचता है, ठीक है। जब भी आप उसको ऊष्मायन का काम करेंगे, वर्क करेंगे, होमवर्क कर लेंगे, तब आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। फार्मूला ईटा इज इक्वल टू 1-T2/T1, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है। T1 की वैल्यू T है और T2 की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे, तो हमने एक इक्वेशन बना ली है, T2/T इज इक्वल टू 5/6, इक्वेशन 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके ले आए, T2/T इज इक्वल टू 5/6, ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर ली। लेकिन इसकी जो कंडीशन सेकंड है कि दक्षता दोगुनी हो जाती है, लेकिन तब जब सिंक का ताप हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देते हैं। जब सिंक का ताप हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड घटाएंगे तब होगा, दक्षता दोगुनी हो जाएगी। तो हमने दक्षता को दोगुना कर दिया, इसका 1/6 दक्षता थी ही, उसको दोगुना कर दिया, और 1-T2 -62 हमने T2 से घटा दिया, उसको अपॉन T रख दिया है। इसको सॉल्व कर ले तो इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई, T2 -62/T इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दोनों से इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों को वैल्यू सॉल्व कर लिया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, किसी भी विधि से आप सॉल्व करें उसको, चाहे तो उसकी वैल्यू पुट करके रखें या डिवाइड कर दें। हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, देखिए हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड में कर रखा है, सॉल्व कर लिया। T2 की वैल्यू आ जाती है 310, ठीक है। और पूछा था सिंक का, उसका स्रोत का ताप कितना था, T1। जैसे T2 की वैल्यू 310 आती है, हम इक्वेशन 1 T2/T1 इज इक्वल टू 5/6 में वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। हम वैल्यू पुट करते ही हमको T की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितनी सी आई है। T की वैल्यू ये हमको फाइंड हो गई है, T बराबर 372 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में कहेगा तो उसमें से 273 माइनस कर देंगे हम लोग, अदरवाइज आप केल्विन में रख दें। अब क्वेश्चन में टेम्परेचर केल्विन में दिया गया तो आप केल्विन में ही रख देंगे, ठीक है। फिर हमने आपको नोट्स दिए, ये दे रहे हैं समतापी प्रक्रम। यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार किया जाए कि वह निकाय तथा परिवेश के साथ साथ ऊष्मा संचरित करे और पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय का ताप नियत बना रहे, इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रिया में निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान निरंतर होता रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक चाय बनाई जाए, एक कप में रख दी जाए चाय को, ऐसे रख दे कमरे में, कुछ देर बाद में धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कि टेम्परेचर दोनों के समान नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये समतापी, चूँकि उसमें आयतन स्थिर है, हमारा आयतन घट नहीं जाए कहीं से भी, वो समतापी प्रक्रम में आ जाता है। अब बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म इसका जस्ट अपोजिट है। यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय जो पूर्णतः ऊष्मारोधी हो, ऊष्मारोधी का मतलब है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, ऐसी प्रक्रिया से गुजरे कि उसमें उसके तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। जब हमारे पास निकाय और परिवेश में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक। जैसे थर्मस में गर्म पानी रखा जाए या ठंडा पानी रखा जाए, वो उसी के हिसाब से अपना टेम्परेचर रखता है, चेंज नहीं करता है, चाहे जहाँ उसको रख लिया वो अच्छा सा थर्मस। ये नहीं कि थर्मस लोकल क्वालिटी का ले लें, कुछ बच्चे कह भी देंगे लोकल क्वालिटी थर्मस लिया तो वैसा नहीं हो पाया था उसमें, ठीक है। दोनों के बारे में हमने महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं जिनको थोड़ा पढ़ लेंगे। अच्छा, जो समतापी प्रक्रम का ध्यान रखेंगे, समतापी प्रक्रम में जो वक्र होता है, ग्राफ होता है, वो PV = नियतांक होता है ये, ठीक है। और जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके लिए ग्राफ होता है PV की पावर गामा = नियतांक, जबकि गामा बराबर CP/CV।
गामा इज इक्वल टू CP/CV। ये पॉइजन के अनुसार है। पॉइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियम बनाया था ये वाला, ठीक है। बट अब यहाँ पर हम बात करेंगे आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस की समीकरण होती है PV इज इक्वल टू μRT, और हम यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। P की वैल्यू हम इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, PV की पावर गामा इज इक्वल टू नियतांक में। तो जैसे इसको पुट करेंगे हमको एक यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा ये कंप्लीट हो करके। ये TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू नियतांक, या TV की पावर गामा अपन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर ले, ये हमारा दोष प्रक्रम के लिए हो जाएगा, और समतापी प्रक्रम के लिए PV इज इक्वल टू नियतांक दोनों। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान रखना इनको, तब से मैंने उसके इम्पोर्टेंट नोटिस पॉइंट। और गामा होता है CP/CV, जबकि CP - CV इज इक्वल टू होता है, आपको पता होगा हमने दिया था कैपिटल R मेयर का फार्मूले से, और गामा की वैल्यू CP/CV है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना सही है। हमने आपको जो होमवर्क इसमें दे रखा है, ये दे रखा हमने आपको होमवर्क इसमें है, कहाँ चला गया, ये ऊष्मा इंजन और कार्नो इंजन, ये दोनों के नोट्स आप लोग कॉपी में बनाएंगे और अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, और हमको हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे बात कर सकता है, मेरे व्हाट्सअप नंबर। मैसेज भाई देखिए, फ़ोन ना करना, मैसेज डाल दीजिएगा हमको, हम जब जिसमें मैसेज देख पाएंगे हम उसका रिप्लाई दे देंगे आपको, ठीक है। आज का ये वर्क है 16 सितंबर का। बस आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना सही है। अच्छे से रहें आप लोग, ध्यान से रहें, अच्छा काम करें, पढ़ाई करें, और अपना जो माहौल चल रहा है कोरोना का देखते हुए इसका विशेष ध्यान रखेंगे, जिसमें बार बार हाथ धोते रहेंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे अनावश्यक रूप में, बहुत ज़रूरी काम तभी निकलेंगे तो मास्क लगा कर के जाएंगे, सैनिटाइज़र लेकर के जाएंगे, किसी को छुएंगे नहीं, किसी से टच में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सब बात को ध्यान रखेंगे, सभी आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। अच्छा।